नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बीजेपी में नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद सरकार और संगठन में इस बात की कानाफूसी काफ़ी तेज है कि क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शॉक थेरेपी बीजेपी के नेताओं को दी है, क्या आने वाले दिनों में क्या सरकार में भी वो शॉक थेरेपी आगे कंटिन्यू रहेगा? जो ढेर सारे ऐसे सदस्य हैं, क्या उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप किया जाएगा? संगठन में वो कौन से नए चेहरे आएंगे? यानी कि जो शॉक थेरेपी का जो सिलसिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले कुछ सालों में एक यूएसपी बन गई है, एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए या फिर एक नए जनरेशनल चेंज करने के लिए, पुरानी पीढ़ी को फेज आउट करने के लिए, तो क्या ढेर सारे सदस्य मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं? ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम ऐसे बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन की उस मशहूर फिल्म दीवार से, जहां पर विजय जो है कैरेक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन रवि से, शशि कपूर से पूछता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? जिस पे शशि कपूर जवाब देते हैं कि मेरे पास माँ है। तो नितिन नवीन की सफलता और नितिन नवीन की चुनौतियों का जिक्र करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि नितिन नवीन के पास भी वही माँ है, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे ऑर्गेनाइजर और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो नितिन नवीन अगर असफल भी होते हैं, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं भी करते हैं, तो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में है। तो इसलिए नितिन नवीन के हिस्से कुछ बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि वैसा टारगेट बचता नहीं है। लेकिन नितिन नवीन के सामने क्या चुनौतियां हैं और बीजेपी में जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे नितिन नवीन की ताजपोशी अपॉइंटमेंट और इस पद पे पहुंचने के पीछे की कहानी जो भी रही हो, लेकिन जिस तरह की शॉक थेरेपी दी है, जिस तरह की एक पूरी जनरेशन को, जिसको कहते हैं कि जो बीजेपी के बड़े नेता थे, यानी कि जो अपने को युवा नेता समझते थे, जो अपने को कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में हैं, वो अपने को इस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते थे, उन सबको जो निराशा हुई है, जो शॉक लगा है, उससे वो कैसे उभरेंगे और नितिन नवीन की चुनौती क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, यानी कि 6 साल पहले जब जेपी नड्डा की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो इसी तरह के सेम कार्यक्रम में 20 जनवरी को, यानी कि जो आप दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं या फिर जो पत्रकारिता में, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब के लिए जान लेना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन अपने भाषण में क्या बातें कही थी। यानी कि जब जेपी नड्डा की अपॉइंटमेंट हुई थी आज से 6 साल पहले, उस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था, और जब नितिन नवीन की ताजपोशी हुई आज के दिन प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, और इससे आपको समझने में आसानी मिलेगी कि बीजेपी का जो फ्यूचर है, जिसको प्रधानमंत्री ने जिस मिलेनियम जनरेशन की बात की और विकसित भारत की बात की, उसमें बीजेपी नेताओं का फ्यूचर कहाँ पे टिका हुआ है और किस तरह से बीजेपी एक जनरेशनल चेंज पार्टी में लाना चाहती है। जब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा की ताजपोशी के मौके पर जो भाषण दिया, उसकी जो मुख्य बातें थी वो 3 मुख्य बातें थी। सबसे पहले जो मुख्य बात थी कि प्रधानमंत्री की जो चिंता थी, जो उन्होंने अपने भाषण में ज़्यादातर काफ़ी बड़ा हिस्सा अमित शाह, चूंकि उससे पहले पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, अमित शाह की कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने जो एक चिंता जताई और जिस बात का उन्होंने उल्लेख किया कि अमित शाह का कार्यकाल क्यों बेहतरीन रहा है, उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ता और संगठन का जो फर्क है अमूमन मिट जाया करता है, उसमें एक बहुत बारीक फर्क है और संगठन को सरकार का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी उस दौरान में 2014 से 2019 के बीच में, जब बीजेपी की सरकार बनी और अमित शाह ने
बहुत ही बेहतरीन तरीके से संगठन को यानी कि ज़मीन पे उतार के रखा। जनसंपर्क जो संगठन का मुख्य काम होना चाहिए उसको बीजेपी लगातार करती रही, और शायद इसलिए ये जो जनता का विश्वास लगातार बीजेपी को मिल रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार और सत्ता का जो संगठन का जो फ़र्क है, यानी कि सत्ता और संगठन के बीच में जो फ़र्क होनी चाहिए, जो बारीक लाइन है, उसको बीजेपी ने मेंटेन करके रखा। वो सत्ता का पार्ट नहीं बन गया। दूसरी, उन्होंने चुनौतियों की बात की। जिस इकोसिस्टम और जिस अर्बन नक्सल का आज के भाषण में जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री 6 साल पहले भी उस चुनौतियों का जिक्र करते रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से लगातार जो है एक इकोसिस्टम है वो झूठ को फैला करके एक तरह से बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी करता रहेगा, और बीजेपी को उन चुनौतियों से निपटना होगा, जो कि प्रधानमंत्री ने आज नितिन नवीन के ताजपोशी के मौके पर जिस इकोसिस्टम या जिस अर्बन नक्सलिज्म का जिक्र किया। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, वो जो सिग्निफिकेंट बात थी कि जो बीजेपी का संगठन है वो संगठन उस तरह से एक ढांचा बनना चाहिए, और अमित शाह ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि हम कुछ टेम्पररी काम करने के लिए नहीं आए हैं। बीजेपी का जो आई है वो सिर्फ अल्पकाल के लिए नहीं आई है, बल्कि शताब्दियों तक, सदियों तक जनता की सेवा करने के लिए आई है। इसलिए बीजेपी का संगठन, प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी और ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो कार्यकर्ताओं को एम्पावर करे। और उसमें जो चौथी बात सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि ये फ़र्क नितिन नवीन और जेपी नड्डा में क्या फ़र्क है ये आपको समझना पड़ेगा। जेपी नड्डा वैसे शख्स थे जिनको बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, या उससे पहले अमित शाह वैसे शख्स थे जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष चुना गया था, जिसके साथ प्रधानमंत्री काम कर चुके थे और जिनके साथ में उनका एक जिसको कहते हैं दोस्त का संबंध था। वर्किंग रिलेशनशिप जो उनकी थी, उनकी जो केमिस्ट्री थी वो काफ़ी मजबूत थी एक दोस्त के नाते। अमित शाह उनके साथ लगातार संगठन और सरकार में काम करते रहे थे गुजरात में। जेपी नड्डा हिमाचल के दिनों से उनके साथ में काम करने का अनुभव था, जिसका कि प्रधानमंत्री ने 2020 के भाषण में जिक्र किया कि जेपी नड्डा हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही पुराने साथी हैं। स्कूटर पर बैठकर हमने काम किया है लंबे अरसे तक एक साथी के रूप में। युवा मोर्चा में जब वो काम करते थे और जब नरेंद्र मोदी संगठन का काम देखते थे, तो जेपी नड्डा एक कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली वो अपनी हैसियत से उस जिम्मेदारी को पूरा करते रहे। तो कुल मिलाकर जो जेपी नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले वो केंद्रीय कैबिनेट में काम कर चुके थे। तो जेपी नड्डा का जो अनुभव था या जेपी नड्डा की जो काबिलियत थी, उसके ऊपर भले आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पुराने सहयोगी के रूप में काम कर चुके थे। नितिन नवीन के साथ ही में ये प्लस पॉइंट नहीं है। नितिन नवीन काफ़ी जूनियर हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे बिहार के चुनाव में ढेर सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार को इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिला। तो मैंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार ने जो अपनी स्वीकार्यता बनाई है राजनीति में, वो एक लंबे समय तक काम करते हुए जो ट्रस्ट, विश्वास उन्होंने जीता है, इसकी वजह से लोग भले ही ये कह लें या फिर सोशल मीडिया या टेलीविज़न चैनल उनके बाइट्स को, उनके टिटविट्स को लेकर उनका थोड़ा सा मजाक या मखौल उड़ा ले कि नीतीश कुमार भूलने लगे हैं, किसी महिला के गले में वो माला डाल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जो उनका ट्रस्ट फैक्टर है, जो विश्वास का फैक्टर है और उनकी जो स्वीकार्यता है, वो इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से इस एजिंग होने के बाद भी, यानी कि 73, 74, 75 साल की उम्र में आने के बाद भी, और तमाम उस तरह के जिसको कहते हैं कि छीटाकसी के बाद भी, कि वो भूल जाते हैं, ये चीज़ों को याद नहीं रखते, उसके बाद भी जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। चंद्रबाबू नायडू दूसरे उदाहरण है कि आप देखें कि इस उम्र में भी चंद्रबाबू नायडू को जो बड़ा मैंडेट मिला, उसकी वजह है कि उन लोगों ने पब्लिक लाइफ में, यानी कि सार्वजनिक जीवन में लगातार काम करते हुए एक स्वीकार्यता बनाई है। खुद नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता है वो पब्लिक लाइफ में इतने सालों में काम करने के कारण उनकी स्वीकार्यता बनी है। लेकिन नितिन नवीन के साथ में जो बीजेपी नेताओं को, ज़्यादातर नेताओं को जो शॉक लगा, उन सबका शॉक थेरेपी या फिर उसकी वजह यही थी, उनको ये लगता था कि सार्वजनिक जीवन में उनका ज़्यादा बड़ा अनुभव है काम करने का, जो नितिन नवीन के पास में उतना बड़ा अनुभव नहीं है।
उस लिहाज से निश्चित रूप से नितिन नवीन के साथ में ये लिमिटेशन है और नितिन नवीन को अपने लिमिटेशंस को पूरा करना होगा, पार करना होगा कि उनकी स्वीकार्यता ठीक है, उनके पास जिस तरह से अमिताभ बच्चन या शशि कपूर के पास में शशि कपूर कहते हैं उनके पास में माँ है, उनके पास में नितिन नवीन के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं और इसलिए शायद ही कोई ये सवाल उठाए, शायद ही ये कोई क्वेश्चन करे। और इसलिए आज के भाषण में जब प्रधानमंत्री ने ये बातें कही कि हमारे जो बॉस हैं वो नितिन नवीन हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस स्वीकार्यता को बीजेपी में लाने के लिए, यानी कि बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो नितिन नवीन को हल्के में मत ले बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह ट्रीट करें। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इस बात की ताकीद कर दी कि जब उनके भी बॉस नितिन नवीन हैं तो आप उन्हें हल्के में मत लें। तो ये अलग बात है कि स्वीकार्यता भले ही राज्यों के चुनाव में और अलग अलग चुनाव में प्रधानमंत्री और अमित शाह का जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है उसके आधार पर चुनाव जीतकर नितिन नवीन को स्वीकार्यता मिलेगी, लेकिन बीजेपी का जो एक पूरा काडर है, जो नेताओं का पूरा बेस है, वो शायद एक लंबे समय तक नितिन नवीन को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा या उनके दिल में या दिमाग में ये खटास रहेगी कि कल तक जो व्यक्ति एक तरह से उनसे समय मांगा करता था उनको वो कैसे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करें। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन की जो लिमिटेशन है, यानी कि जो उनकी सीमाएं हैं, नितिन नवीन को एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में इवॉल्व होने के लिए अपने लिमिटेशन को अपनी ताकत बनानी होगी। नितिन नवीन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, और जो कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी जिसका जिक्र किया कि वो सर्व उपलब्ध है, यानी कि जो बीजेपी के संगठन में और बीजेपी का जो पावर स्ट्रक्चर है उसके बीच में, जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरियां उत्पन्न हो जाती है, जो जेपी नड्डा के समय में हो गई या फिर कोई भी जो व्यक्ति पावर में रहता है उसके साथ में खड़ी हो जाती है, वो जो दूरी खड़ी हो जाती है उसको नितिन नवीन पाट सकते हैं। यानी कि जो उनकी इमेज है कि वो सबके लिए उपलब्ध हैं, वो मिलनसार हैं, मृदु भाषी हैं और वो उनके बीच में, उनके पास में वो इस तरह का कोई भी अहंकार नहीं है कि मैं अमित शाह हूँ या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ या मैं फलाना XYZ मुख्यमंत्री हूँ, देवेंद्र फडणवीस हूँ या योगी आदित्यनाथ हूँ। वो जानते हैं कि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जिस पृष्ठभूमि से उनका चुनाव हुआ है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो दूरियां हैं उस दूरियों को पाटेंगे। यानी कि बीजेपी संगठन और जो कार्यकर्ता के बीच में जो एक दूरी बन गई है, जो डिस्टेंस बन गया है, जो RSS और बीजेपी के बीच में एक दूरी बन गई है, उस डिस्टेंस को पूरा करने का जिम्मा जो होगा वो नितिन नवीन का होगा और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को उन्हें अपनी ढाल बनानी होगी। तभी वो कहीं ना कहीं जो एक गैप है उस गैप को पूरा कर सकते हैं, अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा सकते हैं। वो कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में एक निश्चित रूप से नितिन नवीन की जो दूसरी बड़ी खूबी है कि वो एक डूअर है, यानी कि जिसको कहते हैं लेग वर्क करने वाला व्यक्ति, एक राजनेता जिसको कोई टास्क दे दिया जाए उस टास्क को वो लगातार जूझते हुए, काम करते हुए, भैया पापा सबको कहते हुए उस काम को पूरा करता है। तो नितिन नवीन अपनी स्ट्रेंथ को एक तरह से और इवॉल्व करके, उसको कल्टीवेट करके अपने बीजेपी संगठन में अपनी एक जगह बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो बीजेपी संगठन में, जिसको कहते हैं कि ठीक है एक ट्रांजिशन, एक जिसको प्रधानमंत्री का जो फार्मूला है कि घर के सारे बर्तन बदल डालो, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जो गुजरात में उन्होंने निगम के चुनाव में किया है या फिर वहाँ की कैबिनेट को बदल के किया है, बीजेपी के संगठन में उन्होंने ऐसा ही फार्मूला अपनाया है कि घर के सारे बर्तन बदल डालो, एक ऐसे व्यक्ति को शीर्ष पे बिठा दो जो पूरी बीजेपी की जो स्टैग्नेशन जिसको कहते हैं ना कि पानी स्थिर हो जाता है, उस पानी में गति लाने के लिए, यानी कि जो नेता ये समझ बैठे थे कि वो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं या मैं मुख्यमंत्री हैं या फिर संगठन में एक बड़े ओहदे पर हैं, उन सबको एक तरह से जिसको कहते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है और कुल मिलाकर आप काम करें और जिसको कहते हैं कि एक बड़े तबके को आप जिसको कहते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको फेज आउट भी करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों जब केंद्रीय कैबिनेट में चेंजेस होंगे तो ढेर सारे ऐसे जो नेता मठाधीश बैठे हुए हैं वो नितिन नवीन आने के बाद उस जनरेशन को कहीं ना कहीं फेज आउट करना पड़ेगा, मार्गदर्शक मंडल में डालना होगा। तो शायद एक जो ट्रांजिशन की शुरुआत हुई है उसमें उन नेताओं के लिए भी एक अपनी जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि नितिन नवीन के आने के बाद एक जो नया संकट पैदा हुआ है बीजेपी में कि कौन बचेगा, कौन रहेगा और किस तरह से
अपनी जगह वो ढूंढेंगे। ये एक नया संकट है, लेकिन नितिन नवीन की जो चुनौती है, जो उनके सामने संकट है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होते हुए अपनी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कैसे कल्टीवेट करके वो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हैं बीजेपी संगठन के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर। क्योंकि आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री ने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि वो उस मिलेनियम जनरेशन से आते हैं, शायद ही कोई मिलेनियम ऐसा होगा जो नितिन नवीन से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर उनके जैसा बनना चाह रहा होगा। ये अलग बात है कि बीजेपी प्रेसिडेंट सब बनना चाह रहे होंगे, लेकिन जो मिलेनियम की आकांक्षा है, जो इंस्पिरेशन है, उसमें नितिन नवीन को अपने फुटवर्क पे ध्यान रख के अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हुए उन्हें कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा दरवाजे खोलकर बीजेपी संगठन और जो सरकार के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरियां पैदा हो जाती है, उन दूरियों को पाट करके वो एक नया इतिहास रच सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।